हेलो गाइस, ये है यंग साइन ऑफ मेजेस का पार्ट 11। अगर आपको इसके पिछले पार्ट देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में इसे देख सकते हैं। इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि रेसन को उसकी डायरी मिली होती है जिसमें वो इस वर्ल्ड के बारे में लिखता रहता है। वो इसे देख के सोचता है कि ये तो वही है जिसमें मैं सारे इस वर्ल्ड के बारे में लिखा करता था, पर अभी भी इसमें कुछ ज़्यादा ही जगह खाली है। इसका मतलब यही है, हो सकता है कि मेरा इस वर्ल्ड का सेटअप लैक कर रहा है कहीं पर, या फिर ये कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड अभी भी इनकम्प्लीट है। फिर वो सोचने लगता है कि उसे पूरी दुनिया में सिर्फ रेसन की ही बॉडी क्यों मिली और उसे अपने इस सेटअप को देखने की पावर ही क्यों मिल गई। फिर तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपको जितने देर तक आपका सेटअप देखने को अलाउ किया गया था वो टाइम कंप्लीट हो चुका है। उसके आसपास की सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल होने लगती हैं। वो सोचता है ये दोबारा से ही डिसअपियर हो चुका है, ये सिर्फ लगभग 1 मिनट तक ही रहा था, शायद से मुझे फिर से कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी इसे दोबारा देखने के लिए। फिर कॉम्बैट किंग कहते हैं चलो उस रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ पर एविलिया हम लोगों का इंतजार कर रही है। रेसन भी मान जाता है। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉम्बैट किंग कहते हैं कि तुम्हें तो देखे हुए कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम हो गया एविलिया। एविलिया भी कहती है आपसे मिले हुए कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। फिर कॉम्बैट किंग कहते हैं कि तुम पहले से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी हो। एविलिया जवाब देते हुए कहती है मुझे लगता है सिर्फ अब मुझे 5 साल ही और चाहिए, अब फिर मैं आपको डिफीट कर पाऊंगी पक्के तौर पे। कॉम्बैट किंग हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए हर टाइम ही रेडी हूँ, तुम कभी भी मुझे चैलेंज कर सकती हो। पर एविलिया कहती है कि मुझे अब तो नहीं लगता कि मैं आपको जब मन चाहूँ तब चैलेंज कर सकती हूँ, जैसा कि मैं छोटे पे कर पाती थी। कॉम्बैट किंग मन में सोचते हैं कि अब एविलिया एक रेनाउंड मेज बन चुकी है मेज फैमिली में से, तो अब वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो कहते हैं जैसे जब तुम छोटी थी तब तुम मेरे ऊपर कभी भी और जब चाहे तब अटैक करना शुरू कर देती थी, और एक बार तो तुमने लगभग लगभग मेरे सारे बाल ही झड़ा दिए थे जबकि मैं सो रहा था। इसे सुन के एविलिया जवाब देती है कि मैं तो उस टाइम आपका सर जलाना चाहती थी पर मैं उस टाइम फेल हो गई जिसके चलते सिर्फ आपके बाल ही जले। इसे सुन के रेसन मन में सोचता है इनकी जो कम्युनिकेशन है वो तो कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे जा रही है। फिर रोजलिन उनके बीच में इंटरप्ट करती है और वो शर्माते हुए कहती अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं ग्रांडेंट फैमिली की डॉटर हूँ रोजलिन, शायद से हम लोग मिल चुके हैं कुछ साल पहले ही। वो ये सारी बातें एविलिया से कह रही होती है। उसे उसे ऐसा करते हुए देखकर रेसन मन में सोचता है क्या ये वही लड़की है जो कि ये थोड़ी देर पहले थी। रोजलिन कहती है कि मुझे बिल्कुल ही आपकी तरह स्ट्रांग बनना है, हालांकि मैं एक फ़ीमेल मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मार्शल आर्ट में मेंस को कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस मिलती है और फीमेल्स इसमें कुछ ज़्यादा ही डिसएडवांटेज में रहती हैं, पर फिर भी मैं अपना फुल ट्राई करूँगी। तो इसे सुन के कॉम्बैट किंग कहते हैं कि तुमने तो अभी अपना फाइटिंग स्पिरिट भी सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। रेसन हम लोगों को फाइटिंग स्पिरिट के बारे में बताता है, जैसे कि स्वॉर्ड्समैन फैमिली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और मैजिशियन फैमिली मैजिक का, वैसे ही मार्शल आर्ट फैमिली फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल करती है। हालांकि एक बॉडी की फिजिकल कैपेसिटी की लिमिटेशंस होती हैं, पर फाइटिंग स्पिरिट से हम इन सारी लिमिटेशंस को तोड़ सकते हैं और ऐसी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी से जो कि इम्पॉसिबल रहती हैं। रोजलिन एविलिया से कहती है कि मैं पक्का ही अपनी फाइटिंग स्पिरिट को और ज़्यादा ट्रेन करूँगी और आपके ही जितना स्ट्रांग बनूंगी। फिर ऐसे थोड़ा टाइम स्किप होता है। एविलिया कहती है जैसा कि पोर्टल 717 को ओपन होने वाला है इवनिंग में और मैं उसे खुद ही से ही ऑपरेट करूँगी, क्या तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे? तो फिर कॉम्बैट एम्परर भी मान जाते हैं, पर रेसन तो अभी मन में ये सोच रहा रहता है कि इन दोनों ने इतना ज़्यादा खा लिया। फिर एविलिया कहती है जैसा कि अभी पोर्टल को शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है, तो फिर मुझे अभी रेसन से कुछ बात करनी है अकेले में। ये सुन के कॉम्बैट एम्परर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं हम लोग अब सीधे 717 पे ही मिलेंगे पोर्टल के पास। फिर हम लोगों को एविलिया और रेसन को एक दूसरी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर एविलिया कहती है कि हम लोगों को किसी चीज़ पे बात करनी है, तो फिर रेसन कहता है शायद से वो उस चीज़ पे जो कि आज हुआ है। एविलिया पूछती है जो भी चीज़ आज हुई क्या तुमने ये सब कुछ प्लान किया था? रेसन हाँ में जवाब देता है। फिर वो पूछती है तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो तुम्हें पक्का ही हिट करेगी। यहाँ पर रोजलिन की बात हो रही है, तो फिर रेसन इस चीज़ के लिए भी हाँ कहता है। पर एविलिया कहती है कि अगर तुम्हें इस सारी चीज़ को सॉल्व करना ही था तो फिर तुम सारे फैमिली की अरीना में इस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे, तुमने यहाँ पर ही इसे चूज़ क्यों किया करने को? तो फिर रेसन पूछता है क्या आप इस चीज़ से कह रही हैं कि मैंने वहाँ पर मैजिक कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल क्यों की? तो फिर एविलिया भी इस चीज़ को मान जाती है, हाँ वो यही पूछ रही है। रेसन जवाब देते हुए कहता है मैंने वहाँ पर मैजिक कॉम्बैट टेक्निक इस वजह से इस्तेमाल की क्योंकि वहाँ पर कॉम्बैट किंग मैग्नर थे। अब वो इस फैक्ट को सोच ज़रूर रहे होंगे कि मैं कितने अच्छे से मैजिक कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे सुन के एविलिया मन में सोचती है कॉम्बैट किंग शायद से अभी यही सोच रहे होंगे कि जो मैजिक कॉम्बैट में इफिशियंसी रेसन ने दिखाई है वो किसी 10 साल के बच्चे के लिए दिखाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, और उन्होंने पक्का ही इसके माना को भी नोटिस किया रहेगा। जैसा कि रेसन की इमेज है
और जो भी उसके बारे में रूमर्स फैले हैं कि वो हमेशा ही परेशानी खड़ा करता रहता है, जो मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन वो निकालने वाले हैं वो पक्का ही कुछ ऐसा होगा कि या तो रेसन चेंज हो चुका है, नहीं तो वो पहले से ही ऐसा था, वो पहले से ही एक वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा था। इन सारी चीज़ों को सोचकर एविलिया रेसन के बारे में सोचती है कि उसे कॉम्बैट किंग के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं, पर उतने छोटे से ही टाइम में उसने इतना ज़्यादा कुछ कर डाला और उनके ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ दिया। ये तो कुछ ज़्यादा ही हैरान कर देने वाली बात है। फिर तभी रेसन कहता है पक्का ही कॉम्बैट किंग ये सोच रहे रहेंगे अभी कि मैं एक वेरिएबल हूँ जैसे कि मेटन की फैमिली ने डेवलप किया है, और वो अभी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होंगे मेरे बारे में जानने को। इस चीज़ को सुन के एविलिया अपने फादर से हुई बातचीत को याद करती है, जहाँ पर उसके फादर भी यही कह रहे रहते हैं कि रेसन पक्का ही एक वेरिएबल बनेगा हमारी फैमिली का। वो सोचती है जैसा कि मैजिक कॉम्बैट टेक्निक की लिमिटेशंस हैं, पर जो इस रेसन की लिमिटेशंस है वो किसी को भी नहीं पता। उसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का, क्योंकि वो सेकंड सर्किल मैजिशियन बन चुका है और इतना ज़्यादा अच्छा है मैजिक कॉम्बैट टेक्निक में, वो भी 10 साल की एज में, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैरान कर देने वाली बात है। इस चीज़ को सोच के एविलिया मैग्नर और खुद के बारे में बताने लगती है कि वो कॉम्बैट किंग से कैसे मिली थी। वो बताती है जब वो 14 साल की थी तब वो कॉम्बैट किंग से मिली थी। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, जो भी लोग सक्सेशन वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एक पिलग्रिमेज बन के बाहर जाना रहता है ताकि वो इस क्वालिफिकेशन को हासिल कर सकें कि वो एक सक्सेसर कैंडिडेट बन सकते हैं। और उसी टाइम के बीच में मैं कॉम्बैट किंग मैग्नर से मिली थी। मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि वो थे कौन, पर अगर मुझे ये चीज़ पता होती तो मैं और ज़्यादा ही ट्राई करती उन्हें मारने का। ये वो कह तो रही थी, पर रेसन उसके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस देखते हुए कहता है कि वो ये कह तो रही है पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ज़्यादा ही खुशी वाले हैं। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में जो टाइम बीता था वो इतना ज़्यादा बेकार था, पक्का ही वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा गया होगा। फिर एविलिया बताती है जब मैं मैग्नर के साथ थी तो फिर वो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी मैं गुस्सा हुआ करें तो फिर मैं उनके पास आ सकती हूँ उन्हें मारने के लिए, और उन्होंने मुझे 3 चांस भी दिए थे। वो एक ऐसे पर्सन में आते हैं वो एक ऐसे पर्सन है, अगर उन्हें किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट होता है तो फिर वो उसके बारे में जानने के लिए कुछ भी करेंगे, फिर चाहे वो किसी ऐसे के ही बारे में क्यों ना हो जो कि उन्हें मारी क्यों ना रहा हो। एविलिया कहती है कि अगर कॉम्बैट किंग तुम में इंटरेस्टेड होंगे तो फिर वो पक्का ही तुम्हें आरे बारे में खुद ही से ही अप्रोच कर लेंगे। रेसन कहता है तो फिर तो मैं उनसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें सीख पाऊँगा। एविलिया फिर कहती है अभी भी हमारे पास 30 मिनट बचे हुए हैं, क्यों ना हम लोग बाहर चल के एक सिबलिंग डेट पे जाते हैं, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल सिटी है तो फिर यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जो कि हम लोग देख सकते हैं। रेसन पूछता है कि आप तो पहले भी बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल सिटीज़ जा चुकी हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो फिर एविलिया जवाब देती है कि मैं जिन जिन भी कॉमर्शियल सिटी गई हूँ वो सब ही तबाह हो चुकी हैं, वो भी मेरे खुद की वजह से। फिर रेसन एविलिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं रास्ते को लीड करने वाला हूँ। फिर हमें दूसरे साइड कॉम्बैट किंग और रोजलिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉम्बैट किंग सोच रहे रहते हैं अभी तो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं पर रेसन इतना ज़्यादा बदल चुका है। उसकी जो इमेज थी वो एकदम ही बेफालतू थी, हमेशा ही मुसीबत खड़े करने वाली, पर अभी जो वो है वो एकदम ही डिफरेंट है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान 2 साल में इतना बदल जाए। तो फिर इस चीज़ का सिर्फ एक ही कंक्लूज़न निकलता है कि उसकी जो प्रीवियस इमेज जो थी वो एकदम ही फेक थी। सारे फैमिली ने इस बार मेटन फैमिली को बुलाया और हम लोगों को तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा के तौर पे बुला लिया। मुझे नहीं पता कि फैमिलीज़ के बीच में चल क्या रहा है। हो सकता है कि ये लोग सीक्रेट में ही कुछ ज़्यादा ही प्लॉटिंग कर रहे हों, पर जो ग्रांडल फैमिली है वो उनमें से सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। अगर कुछ बेकार हुआ तो फिर हमारी फैमिली पक्का ही इन दोनों फैमिली के द्वारा ख़त्म कर दी जाएगी। अगर दोनों फैमिली प्लानिंग कर रही हैं तो पक्का ही है जो रेसन है वो इस चीज़ का सेंटर है, तो फिर मुझे उसके बारे में सब कुछ ही जानना होगा। फिर हमें पोर्टल के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्शल किंग कह रहे रहते हैं कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही ऑनर्ड हूँ जो तुम इस पोर्टल को ऑपरेट कर रही हो। तो फिर एविलिया जवाब देते हुए कहती है कि तुम थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक चांस बचा हुआ है, शायद से आप भूल रहे हैं। इसे सुन के मार्शल किंग हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं पक्का ही सावधान रहूँगा। फिर वो लोग पोर्टल को क्रॉस कर लेते हैं। मार्शल किंग पूछते हैं कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो एविलिया जवाब देती है कि हमारे साथ तो एक बच्ची भी है, तो फिर मैं ऐसा कैसे ही कर सकती हूँ। हमें कासिन को दिखाया जाता है जो कि रेसन को पिकअप करने आया होता है। मार्शल किंग सोचते हैं कि वो तो सारे फैमिली का सक्सेसर है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि सारे फैमिली में से कोई हमें लेने भी आया हो। हमें दिखाया जाता है कि रेसन और कासिन बात करने लगते हैं, पर तभी रूडिया उन दोनों के बीच में आ जाती है और वो कासिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ही सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हूँ रेसन से, तो उससे दूर रहो। कासिन कहता है कि जो फ्रेंडशिप होती है उसमें तो कोई रैंकिंग होती नहीं है,
पर रूडिया फिर से वही कहती है, मैं ही सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हूँ रेसन के। तो फिर कासिन कहता है तो फिर तो हम लोग भी दोस्त बन सकते हैं। रूडिया भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और वो कासिन से हाथ मिलाते हुए कहती है ठीक है, अब से हम लोग भी दोस्त हैं। वो तीनों लोग बात कर ही रहे रहते हैं, पर तभी रोजलिन बीच में आते हुए कहती है कि आपने हमें भी इनवाइट किया है, आप हम लोगों के बारे में भूल तो नहीं गए हैं। तो फिर कासिन माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, तो फिर मैं इन लोगों से दोबारा मिलकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, तो फिर मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मेरा कुछ ज़्यादा ही ऑनर है कि मैं किसी ऐसे से मिल रहा हूँ जो कि पाथ ऑफ ट्रेनिंग को फॉलो करता है, एक हॉनरेबल रिनाउंड फैमिली में से। रोजलिन कहती है कि आपको ऐसे फॉर्मली बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सेम ही एज के हैं, तो आप कैजुअली भी बात कर ही सकते हैं। पर तभी फिर से वो देखती है कि वो तीनों लोग तो आपस में ही बात कर रहे रहते हैं और उससे इग्नोर कर रहे रहते हैं। इससे वो कुछ ज़्यादा ही अनॉय हो जाती है और मन में सोचती है कि वो तो उनसे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली बिहेव कर रहा है और मेरे से तो बात ही नहीं कर रहा। इस चीज़ को देख के कॉम्बैट किंग मन में सोचते हैं कि वो जो बच्चा है उसने जानबूझ के ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है। हालांकि वो दिखने में सिर्फ 10 साल का लग रहा है, पर लगता तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि 100 साल पुराना कोई सांप उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। रेसन कभी कासिन से कहता है कि मुझे तो मुझसे एक फेवर चाहिए। कासिन इसके बारे में पूछता है तो फिर रेसन जवाब देता है कि उसे एक डुअल करना है रोजलिन के साथ। क्या तुम मुझे कोई जगह प्रोवाइड कर सकते हो डुअल को करने के लिए? इसे सुन के खुद कासिन भी थोड़ा बहुत हैरान रहता है। पर कॉम्बैट किंग सोचते हैं कि यहाँ पर तीनों ही रिनाउंड फैमिली इकट्ठी हुई हैं और उसने एक डुअल का ऑफ़र रखा है। ये तो एक ऐसा स्टेज लग रहा है जो कि वो सजाना चाहता था, जैसा कि अभी हो चुका है। फिर ये बात पूरे जगह ही फैल जाती है। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन जीतने वाला है। उनमें से एक कहता है कि जो रेसन है वो तो एकदम ही बेकार है, वो तो हमेशा ही बेफालतू हरकतें करता रहता है, तो उसके तो जीतने के चांस बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो उनमें से एक और कहता है कि मैंने सुना है कि रोजलिन अभी भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो उनमें से एक और बंदा कहता है तो फिर तो उनकी फ़िज़िकल कैपेसिटी ही डिसाइड करेगी कि उनमें से जीतने कौन वाला है। रेसन तो मैजिक कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल करता है। ये चीज़ तो इस डुअल को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। फिर हमें जहाँ पे कासिन के फादर उससे पूछ रहे रहते हैं तुम इस डुअल के बारे में क्या सोचते हो, तो फिर कासिन जवाब देता है कि मुझे तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। तो फिर उसके फादर कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे दोस्तों के बीच में फ़ाइट होने वाली है तो इस चीज़ के लिए तुम एक्साइटेड तो हो गई, पर जो रेसन है उसके बारे में तो यही रूमर्स फैले हुए हैं कि वो एकदम ही बेकार है और वो हमेशा ही बेफालतू हरकतें करता रहता है। तो फिर कासिम जवाब देता है कि नहीं, वो एकदम ही अच्छा है, यहाँ तक कि वो मेरा राइवल भी बन सकता है। इसे सुन के उसके फादर कहते हैं तुम अभी इस एज में राइवल बनाने लगे, तुम तो कुछ ज़्यादा ही आगे जाओगे। पर वो मन में सोच रहे होते हैं इसका मतलब तो कंफर्म है कि जो रेसन की इन्फॉर्मेशन है वो किसी ने जानबूझ के बदली है और जो रेसन है वो पक्का ही एक वेरिएबल है मैजिक फैमिली में, जैसे कि डेकेट्रा ने रखा होगा। वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है उन दोनों में से कौन जीतने वाला है? कासिम कहता है कि शायद से रेसन जीत जाएगा, पर फिर वो कहता है शायद से रेसन हार जाएगा। तो इससे उसके फादर पूछते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो जवाब देता है कि रेसन के पास कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्ट है। ये सुन के वो कहते हैं तो फिर तो मुझे पक्का ही इस डुअल को देखना पड़ेगा खुद से। फिर हमें अगले दिन उनकी फ़ाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोजलिन कह रही रहती है कि मैंने इस चीज़ का काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया है। रेसन मन में सोचता है कि अब ये पूरा स्टेज जैसा कि मैं चाहता था वैसा बन चुका है, तो फिर मुझे यहाँ पर एक कमज़ोर बच्चा बनने की एक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनके बीच का डुअल स्टार्ट हो जाता है। रोजलिन फुल स्पीड से रेसन की तरफ बढ़ती है। रेसन मन में सोचता है कि अगर ये फिज़िकल फ़ाइट की बात है तो मेरे पास कुछ ज़्यादा ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अभी रोजलिन अपनी फाइटिंग स्पिरिट को इस्तेमाल ही अच्छे से नहीं कर पाती है। रोजलिन हमारे रेसन के पास से जाकर उसके ऊपर किक से अटैक करती है, पर रेसन उस किक को अपने हाथों से रोक लेता है। इस चीज़ को देख के खुद रोजलिन भी शॉक रहती है। उसे तो ऐसा लगता है कि उसने किसी इंसान की बजाय एक पानी को हिट किया है। कॉम्बैट किंग और एविलिया भी इस चीज़ को देख के शॉक रहते हैं। रोजलिन इधर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने बस मेरी एक ही अटैक को ब्लॉक किया है, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा एरोगेंट बनने की ज़रूरत क्या है? फिर से वो अटैक करती है, पर फिर से रेसन उसे अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है। फिर से वो अब कॉन्सिक्यूटिव फिस्ट अटैक करती रहती है, पर उस चीज़ से रेसन का कुछ भी नहीं होता। पर जब रेसन रोजलिन के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करता है, इस चीज़ के चलते रोजलिन को उससे थोड़ा ज़्यादा पीछे हटना पड़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इतने ज़्यादा अटैक्स करने की वजह से रोजलिन कुछ ज़्यादा ही थक चुकी होती है, पर रेसन की ब्रीदिंग अभी भी एकदम ही नॉर्मल रहती है। जितने भी लोग इस मैच को देख रहे रहते हैं वो सब लोग ही इस चीज़ को देख के बिल्कुल ही शॉक रह जाते हैं। कॉम्बैट किंग को तो मन में सोचते हैं रेसन जो है वो रोजलिन के अटैक्स को कुछ ज़्यादा ही पहले प्रिडिक्ट कर ले रहा है, यहाँ तक कि उसके 2-3 मूव्स तो रेसन पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका रहता है। अब इस चीज़ से तो ये एक दम ही क्लियर हो चुका है कि जो भी रूमर्स रेसन के बारे में थे वो एकदम ही फेक थे।
रेसन को एकदम ही अच्छे से ट्रेन किया गया है उसकी फैमिली के द्वारा। रेसन ने रोजलिन की ओपनिंग ढूंढ के उसके ऊपर अटैक किया। अब इस चीज़ से रोजलिन कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो अटैक करना शुरू कर देगी, जिसके चलते वो और भी ज़्यादा खुद के ऊपर अटैक करने के चांसेस बढ़वा लेगी। वो सिर्फ अभी डिफेंड ही कर रहा है। ये उन दोनों के बीच में स्किल्स का कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये दिखाता है। मैजिक कॉम्बैट टेक्निक जो कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट मानी जाती है मेटन फैमिली में, वो अभी एक मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज कर रही है। ये दोनों जो बच्चे हैं इन दोनों के पास कुछ ज़्यादा ही पोटेंशियल है ग्रो करने का। रेसन के ऐसे यहाँ पर एक्ट करने के सिर्फ दो मतलब निकल सकते हैं, या तो वो मार्शल आर्ट को नीचा दिखाना चाहता है या फिर वो मेटन फैमिली की पावर्स को दिखाना चाहता है रिनाउंड फैमिलीज़ के सामने। फिर तभी कासिन के फादर कहते हैं मार्शल किंग से कि लगता है हम दोनों के थॉट्स कुछ ज़्यादा ही सेम हैं रेसन के बारे में। तो फिर मार्शल किंग भी इस चीज़ के बारे में मान जाते हैं। एविलिया इस चीज़ को देख के सोचती है शायद से यही रेसन का प्लान है, पर हमें फ़ाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोजलिन को ज़्यादा ही इरिटेट हो चुकी होती है। वो कहती है कि तुम कब तक ही ऐसा डिफेंसिव फॉर्म रखने वाले हो, क्या तुम अटैक बिल्कुल भी नहीं करने वाले। रेसन जवाब देता है जब तक कि तुम थोड़ी शांत नहीं हो जाती। इस चीज़ से तो रोजलिन और भी ज़्यादा प्रवोक हो जाती है और इस बार तो वो अपने फिस्ट में मार्शल स्पिरिट का भी इस्तेमाल करती है और रेसन के पेट में एकदम ही पंच मारती है। हमें दिखाया जाता है रेसन को इससे कुछ ज़्यादा ही डैमेज पड़ा रहता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून निकल आता है। पर रोजलिन हैरान होते हुए कहती है कि तुमने उस चीज़ को डॉज क्यों नहीं किया, तुम पक्का ही उस चीज़ को डॉज कर सकते थे। रेसन कहता है कि मुझे ये लगा कि तुम्हें पक्का ही बिल्कुल ही मन हो रहा होगा मुझे एटलीस्ट एक हिट तो देने का ही, इसी चीज़ की वजह से मैंने इस चीज़ को डॉज नहीं किया। तभी रोजलिन चिल्लाते हुए कहती है बस बहुत हुआ, मैं ये मैच हार गई। वो उसे एक पोशन की बॉटल भी देती है। रेसन पूछता है इस चीज़ का मतलब क्या है। रोजलिन कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अनोइंग हो, शायद से तुमने नोटिस ना किया हो पर लास्ट पंच में मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल किया था। अब मैं तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हूँ नहीं, जो ये लास्ट पंच था इससे पक्का ही तुम्हारे जो रिब्स थे वो टूट चुके थे, तो फिर अब हम दोनों के बीच में कोई भी ग्रज नहीं रहा है। रेसन भी ये सुन के रोजलिन को थैंक्स करता है, पर इस डुअल को देख के कासन कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ तक कि सिस्टम विंडो में भी उसके इस चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन आता है। वो रेसन के पास आकर कहता है मुझे तो ये लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हो। रेसन इस चीज़ को सुन के सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये वो चीज़ ही पक्का कहने वाला है मुझसे। कासिन कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ कि मेरा दोस्त स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो फिर मैं अभी तुमसे एक ऑफिशियल डुअल की रिक्वेस्ट करता हूँ। पर रेसन मना करते हुए कहता है कि मैं अभी कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ और जो मेरी मैजिक कॉम्बैट टेक्निक है वो भी कुछ ज़्यादा ही माना खींचती है। मैं अभी सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि जब मैं फुली रिकवर हो जाऊँगा तब मैं ही तुमसे डुअल कर लूँगा। रेसन मन में सोच रहा रहता है कि अगर मैंने अभी ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड है अभी इस टाइम इससे डुअल किया तो पक्का ही मुझे पता है क्या होगा, ये मुझे बीच से ही काट डालेगा और मैं इसे झेल भी नहीं पाने वाला। कासिन इस चीज़ के लिए मान जाता है। वो कहता है तो फिर हम लोग कल डुअल करने वाले हैं। रेसन उस हीलिंग पोर्शन को पी लेता है जिसके चलते उसकी सारी इंजरीज हील हो जाती हैं। फिर वो रोजलिन के पास जाते हुए कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर मांगना है। रोजलिन कहती है क्या सच में तुम्हें मुझसे। रेसन कहता है कि तुमने आखिरी जो पंच था उसमें फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल किया था। तो रोजलिन कहती है अब क्या तुम मुझे इस चीज़ के लिए लेकर ह्यूमिलेट करने वाले हो। पर रेसन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर जब तुमने मुझे हिट किया था मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ था। इस चीज़ को सुनकर रोजलिन कहती है क्या, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या रियलाइज़ हुआ था, पर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो चीज़ क्या थी। रोजलिन अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। वो तो मन में सोच रही रहती है कि ये कोई किसी टाइप का परवर्ट तो नहीं है। पर रेसन तभी कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे लगता है कि जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है वो मेरी मदद कर सकती है स्ट्रॉन्ग बनने में। रोजलिन कहती है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। रेसन जवाब देता है मैं पक्का ही तुम्हारे इस कर्ज में रहूँगा अगर तुम मेरी मदद करोगी। इस चीज़ को सुनकर रोजलिन मन में सोचती है कि मैंने हर दिन हर रात यही सोचा था अपने रिवेंज लेने का, पर ये सब कुछ ही एकदम ही बेकार हो गया अभी। तभी मार्शल किंग कहते हैं तुम्हें इस चीज़ को एक ट्राई देना चाहिए। वो पूछती है क्यों। तो मार्शल किंग जवाब देते हैं कि किसी रिनाउंड मेज फैमिली के इंसान को अपने कर्जे में रखना ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है। ये सुन के रोजलिन कहती है रेसन से कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर इस चीज़ को भूल मत जाना कि तुम्हें मुझे रीपे भी करना पड़ेगा। तो फिर रेसन अपने फ्यूचर मेज के ऊपर कसम खाता है कि मैं पक्का ही तुम्हें रीपे करूँगा। इस चीज़ को सुन के एविलिया मन में सोचती है कि इस लाइन से उसने ये कंफर्म कर दिया है कि वो फ्यूचर की सक्सेशन बैटल में पार्टिसिपेट ज़रूरी करेगा, वो भी रिनाउंड फैमिली के पैट्रियार्च के सामने।
फिर हमें रोजलिन और रेसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोजलिन कहती है कि बस मुझे तुम्हें पहले की तरह हिट करना है। तो फिर रेसन भी कहता है हाँ मैं एकदम ही रेडी हूँ। रोजलिन कहती है कि अगर ये तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तेज़ का लगे तो फिर मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना। फिर वो अपने मार्शल स्पिरिट से भरे हुए पंच को रेसन के ऊपर चला देती है। रेसन पर खड़ा रहता है, उस पर वो मन में सोच रहा रहता है कि पक्का ही इससे कुछ तो हो रहा है। जो मेरे हार्ट के अंदर माना है वो पक्का ही इसके फाइटिंग स्पिरिट से रिएक्ट कर रहा है। रोजलिन पूछती है क्या ये हो गया, पर रेसन फिर से कहता है एक और बार। इस चीज़ को देखकर मार्शल किंग सोच रहे रहते हैं पक्का ही वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। कासिम के फादर भी एविलिया से इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो फिर एविलिया बताती है शायद से जो रीसन का हार्ट में जो माना है वो रोजलिन की फाइटिंग स्पिरिट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो फिर वो पूछते हैं कैसा रिएक्शन। एविलिया जवाब देती है कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। फिर हमें रेसन के साइड दिखाया जाता है, जहाँ पर रेसन मन में सोच रहे रहते हैं जो मेरा ट्रांसडेंट माना है वो इसकी फाइटिंग स्पिरिट के साथ रिएक्ट कर रहा है, पर मैंने तो अपनी डायरी में ये लिखा था कि जो ट्रांसडेंट माना है और फाइटिंग स्पिरिट वो एकदम मर्ज नहीं हो सकती। शायद से ये इस वर्ल्ड में एक लैकिंग है। फिर तभी उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि तुमने इस वर्ल्ड में एक लैकिंग फाइंड कर ली है और तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उस लैकिंग को भरने के लिए। रेसन भी इस चीज़ को देख के कुछ ज़्यादा ही हैरान रहता है और फिर से ही उसके पास वो नोटबुक आ जाती है और जो आसपास का टाइम रहता है वो बिल्कुल ही उसके लिए स्टॉप हो जाता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जैसा कि ऑथर ने लिखा था कि जो फाइटिंग स्पिरिट है और माना वो एक दूसरे से रिएक्ट कर ही नहीं सकते, पर रोजलिन और रेसन की फ़ाइट के चलते इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ है। इसका रीज़न क्या है, आगे एकदम ही डैश था। तो फिर इस चीज़ को देख के रेसन मन में सोचता है शायद से मुझे इस डैश पे कुछ इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। तभी उसके हाथ में एक पेन आ जाता है। रेसन मन में सोचता है कि मुझे एक ऐसा रीज़न डालना पड़ेगा जो कि मेरे प्रीवियस सेटअप कोई छेड़छाड़ ना करे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने कोई रीज़न इस पर लिख दिया तो शायद से मुझे बाद में उसे इरेज करने का मौका भी मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो मैं वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर बन जाऊंगा वर्ल्ड क्रिएटर की बजाय। तो फिर मुझे यहाँ पर एक सेंसिबल रीज़न लिखना पड़ेगा जो कि मेरे प्रीवियस सेटअप से एकदम ही मेल खाए और उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो फिर मैं इस रीज़न को लिखूंगा और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैं नेक्स्ट पार्ट्स को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो फिर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।